ओके देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. What makes the electric charge to flow? Let us consider the analogy of flow of water. तो फ्लो ऑफ वाटर की एनालॉजी समझते हैं, ठीक है. क्या है? चार्जेस डू नॉट फ्लो इन द कॉपर वायर बाय दैट, यानी जो चार्जेस होता है वो किसी भी कंडक्टर में खुद ही फ्लो नहीं होता है, अपने आप फ्लो नहीं होता है. जस्ट एज वाटर इज परफेक्टली हॉरिजेंटल ट्यूब डज नॉट फ्लो. जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने 2 ग्लास में पानी लेना है और दोनों में इक्वली आपने क्या करना है, वाटर को रखना है, ठीक है. फिर आपने फ्लो देखना है. तो जब हॉरिजेंटली वो होगा तो वो फ्लो नहीं करेगा, हमें उसको थोड़ा सा वर्टिकली करना पड़ेगा. वन एंड ट्यूब इज कनेक्टेड टू द टैंक. देखो ये होता है हॉरिजेंटल, इसमें आपका पाइप से पानी फ्लो नहीं होगा, लेकिन जब ऐसे होगा तो पाइप से ऊपर से नीचे पानी फ्लो हो जाएगा, है ना. इसे ही कहते हैं वर्टिकल. सच दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब. इसी की वजह से वर्टिकली करने की वजह से दो एंड्स के बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. वाटर फ्लो आउट of other ends to the tube. For the flow of charges, conducting metallic wire or gravity of course has no role to play. तो अगर इसमें जो मेटलिक की आपकी कंडक्टर है, मेटलिक आपकी कंडक्टिंग है या नहीं, ग्रेविटी है या नहीं, इस चीज़ का कोई रोल नहीं होता. केवल करंट को फ्लो करवाने के लिए जो मेन रोल प्ले होता है वो होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का. The electric moves only if the difference of electric pressure. अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी आपकी मूव होगी, और उसी चीज को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. यानी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके वन एंड पर ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए और उसके एक एंड पर कम प्रेशर होना चाहिए. इसी चीज़ को आप क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. This difference of potential may be produced by a battery consisting of one or more electric cell. The chemical action within the cell generates the potential difference across the terminal of the cell. तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? ये डिफरेंस आपका प्रोड्यूस होता है इनसाइड द बैटरी, और बैटरी के जो सेल होते हैं इनकी ये वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, बिकॉज इसमें एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट होता है, केमिकल एक्शन होता है विद इन द सेल, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आपका जनरेट होता है सेल्स के एंड पे. इवन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, चाहे उसमें करंट ड्रॉ हो रहा हो या ना हो रहा हो, पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है. When the cell is connected to the conducting circuit element, the potential difference set to charge in a motion in the conductor and produce a electric current. तो कभी भी जब सेल को जब कनेक्ट किया जाता है या बैटरी को जब कनेक्ट किया जाता है किसी भी कंडक्टिंग से या सर्किट से, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाता है और फिर वो मोशन में आ जाता है. किसमें आ जाता है वो? और फिर उस वायर के थ्रू जो करंट होता है वो फ्लो होने लगता है. ठीक है, ये होता है. तो एक भी किसी भी सर्किट के अंदर जो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसका फ्लो होने का मेन रीजन होता है पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस को फ्लो करने में जो मेन रोल होता है वो होता है आपके सेल का. ठीक है, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है जिसकी वजह से सेल के एक एंड पर प्रेशर एग्जर्ट हो जाता है और उसकी वजह से ही क्या होता है, करंट फ्लो होता है. In order to maintain the current in given electric circuit, the cell has to expand its chemical energy. अब इसी चीज को यानी उसमें से करंट फ्लो होता रहे उसके लिए सेल को अपनी जो केमिकल एनर्जी होती है उसे एक्सपेंड करना पड़ता है. आपने देखा होगा सेल की जब केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाता है, केमिकल एनर्जी फिनिश हो जाती है, तो सेल चार्ज नहीं होता जिसे हम फेंक देते हैं फिर, है ना, सेल वगैरह जो आता है. We define electric potential difference between 2 points in the electric circuit. Carry some current as a work done to move unit charge from a one point to the another. तो ये एक वर्क डन होता है, इसको आप वर्क डन के रेफरेंस में भी माप सकते हो, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, जिसमें एनर्जी यूज होती है और डिस्टेंस कवर्ड हो जाता है. ठीक है, तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जानना चाहते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वी के अंदर. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज.
वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, ठीक है। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। क्या? ओके। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट है वो है बेटा वोल्ट। क्या है? नेम आफ्टर एलेस्ट्रो वोल्ट। तो ये किस जो सरनेम है एलेस्ट्रो वोल्ट का, उसके सरनेम पे इसका नाम पड़ा है। एक इटालियन फिजिस्ट था। अब 1 वोल्ट का क्या मतलब है? तो देखो मैंने बोला था ना, जब वी की जगह पे आप 1 रख दोगे तो ये 1 वोल्ट बन जाएगा। तो आपको 1 वोल्ट का क्या मतलब है, मैंने ऐसे ही आपको शुरुआत में समझाया था जब ये चैप्टर पढ़ा रहा था। 1 एम्पियर का क्या मतलब है ना। तो ऐसे ही आपको फॉर्मूले से ही निकालना होता है 1 वोल्ट का क्या मतलब है। तो यहाँ V की जगह रख दो 1 वोल्ट, W के आगे लिख दो 1 W, और चार्ज के आगे रख दो 1 Q। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 वोल्ट का क्या मतलब है, तो आप कहोगे 1 वोल्ट इज अ वर्क डन, और कितने चार्ज में किया? 1 कूलाम में। क्या? क्योंकि वर्क डन का होता है 1 जूल। वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है बेटा जूल। क्या होता है? तो वर्क डन होगा 1 जूल डिवाइड बाय, और चार्ज, नेट चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलाम। तो इसे कहेंगे 1 कूलाम। तो 1 वोल्ट इज अ क्या है? हाँ, नेट चार्ज का साइन होता है वो। जब शुरुआत में आपको पढ़ा रहा था तो क्यू वर्ड यूज हुआ था, याद करो, जब एग्जाम्पल आपको करवाया था। हाँ, गजनी मत बना करो, कल ही पढ़ाया आपको। अच्छा। तो ये जो चार्ज होता है, इस चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलाम, इसीलिए इसके आगे सी लगाया। वर्क डन का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल, इसीलिए जे लगाया। तो अगर कोई पूछे 1 वोल्ट का क्या मीनिंग है, तो आप कहोगे 1 वोल्ट का मीनिंग क्या है? 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलाम। 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलाम, ठीक है। अब देखो यही आगे लिख रखा होगा और यही आपने पढ़ना है। देखो, वन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज अ 1 जूल, है ना, और वर्क डन टू मूव अ चार्ज 1 कूलाम। और चार्ज कितना मूव कर रहा है? 1 कूलाम, है ना। तो 1 कूलाम चार्ज है और वर्क डन कितना है? 1 जूल। इसी चीज को कहते हैं 1 वोल्ट, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड मीन द इंस्ट्रूमेंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? आपने पीछे देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी को किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, उसे कहते हैं वोल्टामीटर। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस को किस चीज से मेजर किया जाता है, तो वह वोल्टामीटर। क्या होता है? इसका याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, देखो, जैसे करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर में, और करंट का जो मेजरमेंट है उसको कहते हैं एमीटर, जिस इंस्ट्रूमेंट से उसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो एम्पियर मीन्स करंट को मेजर करते हैं एमीटर से, सेम वर्ड है। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट है वोल्ट, और वोल्ट को मेजर करते हैं, वोल्ट का जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जिसमें वोल्ट को मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्टामीटर। समझ आया? ये चीज तो उनके नाम से ही सिमिलर है। एम्पियर को एमीटर से मेजर करते हैं, वोल्ट को वोल्टामीटर से मेजर करते हैं। समझ गए? तो सेम है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, सेम नाम से ही मेजर किया जाता है। द वोल्टामीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है, और वोल्टामीटर हमेशा पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है। समझ गए? अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ मेजर। अब आगे देखते हैं इसके आगे पॉइंट को। देखो, अब आपको अगर क्वेश्चन करना है कि क्वेश्चन कैसे करना है, तो देखो, हाउ मच वर्क डन इज मूविंग चार्ज। तो ये चार्ज दे रखा है क्योंकि इसके पीछे सी वर्ड है, और सी का मतलब होता है क्यू, यानी ये आपको क्यू दे रखा है, ठीक है। और क्यू दे रखा है इसमें आपको 2C, ओके। और ये आपको इसके पीछे वी दे रखा है, वी का मतलब होता है वोल्ट, यानी ये आपको दे रखा है वी। वी को ही वोल्ट में मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ये दे रखा है आपको 12। तो आपको जस्ट फॉर्मूला लगा देना है। जैसे ही आप फॉर्मूला लगाओगे, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस
इस तरीके से आप आंसर निकाल दोगे। और इसमें आपको निकालना है वर्क डन। वर्क डन निकालना है, इसका मतलब आपको निकालना है W। और जब W निकालोगे तो उसके आंसर के पीछे लगाओगे J, क्योंकि उसे कहते हैं जोल। देखो समझ आया। तो आंसर के पीछे उनकी मेजरिंग यूनिट लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते। जैसे W निकाल रहे तो W नहीं लिखोगे, उस W को जिस ऐसा यूनिट में मेजर किया जाता है वो लिखी जाती है। समझ आया। ये है आगे है आगे सर्किट का डायग्राम। तो अगर आप सर्किट का डायग्राम को देखते हो तो इसको अच्छे से देखो, ये किस चीज के सिंबल है। इनमें से आपका पेपर में क्वेश्चन आता है। ये एक सिंगल सेल का सेल है। जब जब दो या दो से ज्यादा सेलों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है एक दूसरे से तो बनती है बैटरी। क्या बनती है? हाँ, और ये है आपका देखो ओपन स्विच। और ये स्विच में अगर डॉट नहीं है तो स्विच ओपन है, अगर इसमें डॉट आ जाता है बीच में तो स्विच क्लोज हो जाता है। ठीक है। अब आगे आता है आपकी वायर। ये दो वायर हैं जिनको आपस में जॉइंट किया हुआ है, इसीलिए इसे कहते हैं जॉइंट वायर। क्या कहते हैं? अब ये दो वायर हैं, ये ऊपर वाली वायर है, ये नीचे वाली वायर है, लेकिन इनमें आपस में कोई जॉइंट नहीं है, ये बस एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस होती हुई जा रही है। ठीक है, लेकिन जॉइंट नहीं है। ये होता है बल्ब का साइन, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट के अंदर उसके करंट के फ्लो को रोकने के काम आता है। ठीक है, इसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसे रियोस्टेट भी कहते हैं। रियोस्टेट आपको दूसरी लैंग्वेज में आप कह सकते हो आपके घर का स्टेबलाइजर। क्या? हाँ, स्टेबलाइजर। ठीक है, तो स्टेबलाइजर आपकी वोल्टेज को रोकता है। क्या करता है? इसे रियोस्टेट भी कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में। फिर ये एमीटर, जिसमें ए का साइन होगा वो एमीटर जो कि करंट को मेजर करता है। वोल्टामीटर इसमें वी का साइन होगा जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। समझ आया। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सिंबल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, कहाँ तक आ रहा था आपका? ओम्स लॉ तक आ रहा था ना। तो ओम्स लॉ क्या होता है अब ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, देखो ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ के रिलेशन को पढ़ने के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, बट वो एक्टिविटी आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि वो एक्टिविटी क्या है। ठीक है, बस ये पढ़ने की जरूरत है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, बस इस चीज को समझना। ओम्स लॉ ये बताता है कि वोल्टेज और करंट में डायरेक्टली रिलेशन होता है। क्या होता है? यानी अगर आप ये जो वोल्ट है यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है, इन दोनों में डायरेक्टली रिलेशन होता है। यानी जब आप करंट को बढ़ाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाता है, या पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हो तो करंट भी बढ़ जाता है। समझ गए? ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है जब करंट को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ आया? यस। दूसरी चीज इसी के अंदर कही गई है, इसी ओम्स लॉ के अंदर। कोई ओम्स लॉ पूछता है आपसे कि ओम्स लॉ क्या है, तो आपको यही बताना होता है। देखो पढ़ के बता देता हूँ। इन अ जर्मन फिजिस्ट जियोर्ग सिमन ओम्स found that relation between the current I and flow of the metallic wire and the potential difference across the terminal. तो ओम्स लॉ है क्या? तो ओम्स लॉ जस्ट अ रिलेशन बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन्होंने ये बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अगर उसको बढ़ाया जाता है तो करंट भी बढ़ जाता है। तो ओम्स लॉ के अंदर सिर्फ इतना बताया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है आपके करंट के। किससे? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है बेटा अगर करंट को इंक्रीज किया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर इंक्रीज किया जाता है तो करंट भी बढ़ जाता है। समझ आया? बेटा 3 बार ही रिपीट करा मैंने आप हाँ लास्ट का ही बताया मैंने। 3 बार ही रिपीट करा है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में डायरेक्ट रिलेशन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया जाता है तो करंट भी बढ़ जाता है, और करंट को बढ़ाया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाता है। समझ आया? बेटा ध्यान से सुना करो।
तो गेट के रूम में कुंडी नहीं लगा सकते आप पढ़ते समय? ऊपर से कहाँ से? मैं जिस रूम में आपका लैपटॉप रखा होता है उस रूम में तो एक ही गेट है बस, और कहाँ से गेट आ गई? ओके, देखिए आगे और देखो इसने क्या बताया है। एक तो इसने ये रिलेशन बताया, दूसरा इसने बताया ये जो रेजिस्टेंट है जिसे आप कांस्टेंट कहते हो, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहता है। किसी भी मेटेलिक वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है करंट का भी और वोल्टेज का भी। क्या बताया मैंने? रेजिस्टेंस आपका वोल्ट का और करंट का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है? क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या? प्रोपोर्शनेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। बोलो, रेजिस्टेंस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। बताओ। रेजिस्टेंस, हाँ तो मैं बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। समझ गए? अब इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का मतलब समझो। यानी अगर आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। हाँ, इसे ही कहते हैं इनवर्सली रिलेशन। और डायरेक्ट रिलेशन में दोनों चीजें एक साथ बढ़ती हैं, ठीक है। देखो अब ऐसा यूनिट क्या होता है? क्या ऐसा यूनिट मीन्स होता है? ऐसा यूनिट का जो जो आपका जो क्या कहते हैं, जो ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस का वो होता है ओम। क्या होता है? ओम। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है। क्या? हाँ। अब जब हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालते हैं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा V/I। क्या होता है? तो देखो, तो कोई हमसे तो रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं बेटा ओम में, तो ओम का ये जो साइन होता है वो ये होता है जैसा मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये हो गया, ये यहाँ देख लो, यहाँ ये रहा, ये ओम का साइन है। तो रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो ओम होता है। क्या होता है? तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है 1 ओम क्या होता है? क्या डिफाइन 1 ओम? क्या? तो जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले में हर जगह 1 1 रख दो। V की जगह रखो 1 V, और I की जगह रखो 1 A, और V मतलब वोल्ट और I मतलब, यस, I मतलब करंट, और R का मतलब हो गया रेजिस्टेंस, और इसका ऐसा यूनिट होता है R का ओम, ठीक है। तो ये बन गया 1 ओम का फॉर्मूला। अब 1 ओम का फॉर्मूला क्या है? जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 ओम होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए, और करंट आपका 1 एम्पियर होना चाहिए। समझ गए? इस तरीके से आप कोई भी डेफिनेशन निकाल सकते हो। 1 ओम की पूछे, या फिर आपसे 1 वोल्ट की पूछे, या फिर आपसे 1 एम्पियर की पूछे, ठीक है। आगे देखिए आप। In obvious the equation this, the current through the resistors is inversely proportionate to the resistance। ये तो मैंने आपको बता दिया। If the resistance is double, इस चीज को मार्क कर लेना। If the resistance is double, the current get half। यानी अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाता है तो करंट उसका आधा हो जाता है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। इस चीज को मार्क कर लेना। अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो करंट हाफ हो जाएगा, ठीक है। यानी जैसे जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये रेजिस्टेंस है और ये करंट है, ठीक है। अगर जैसे करंट 2 होगा
तो आपका रेजिस्टेंस 2 होगा तो करंट 1 होगा। अगर ये आपका 4 होगा तो ये आपका 2 होगा, समझ गए? अगर ये आपका 3 होगा तो ये इसका हाफ होगा 1.5, ठीक है? ऐसे होता है, यानी करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस का हाफ होता है, ठीक है? तो अगर आपका क्वेश्चन आए कि अगर आपका रेजिस्टेंस 4 है तो बताओ करंट कितना होगा, तो आप कहोगे 2, आधा कर देना, ठीक है? और इसके आगे वर्ड लगाओगे एम्पियर, क्या लगाओगे? एम्पियर। और इसके आगे वर्ड लगाओगे ओम, क्या लगाओगे? ये होता है। A component used to regulate current without changing the voltage source is called the variable resistor। अब देखो, जब कोई मतलब कि एक कंपोनेंट होता है जो यूज किया जाता है करंट को रेगुलेट करने के लिए, जिसमें बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं होती उसकी वोल्टेज में, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। हट गए थे क्या आप? देखो, कोई बात नहीं। देखो, एक कंपोनेंट होता है जो इसलिए यूज किया जाता है ताकि वोल्टेज में कोई चेंज ना आए। क्या? वोल्टेज में कोई चेंज ना आए, उस रेजिस्टेंस को कहते हैं बेटा रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? हाँ, उसका पूरा नाम होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट और डिवाइस इज कॉल्ड रियोस्टेट, और उस डिवाइस को कहते हैं रियोस्टेट। जो मैंने आपको बताया था स्टेबलाइजर, क्या कहते हैं? आपने कंप्यूटर के अंदर यूपीएस देखा है? यूपीएस होता है, हाँ, यूपीएस का मतलब होता है पावर कंट्रोल यूनिट। पावर कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है स्टेबलाइजर टाइप का। तो स्टेबलाइजर होता है जो पावर को कंट्रोल करता है, यानी बिजली कट होने के बाद भी आपका कंप्यूटर कुछ टाइम तक रन होता रहेगा, ठीक है? Often used to change the resistance in the circuit. We will now study about the electric resistance of conductor had the following activity। अब हम इस रियोस्टेट के बारे में ही थोड़ा सा आगे पढ़े। अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है इस रियोस्टेट के बारे में। देखो क्या बोला है इसने, in this activity we observe that current is different for different component। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हर कंपोनेंट में करंट सेम फ्लो नहीं होता। एक कंपोनेंट में अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो हो सकता है दूसरे कंपोनेंट में करंट कम फ्लो हो, क्योंकि मैंने ये आपको बताया था कि हर कंपोनेंट, हाँ, इक्वली क्या नहीं होता, कंडक्टर नहीं होता, ठीक है? गुड कंडक्टर नहीं होते सारे, कुछ बैड कंडक्टर भी होते हैं और कुछ पुअर कंडक्टर भी होते हैं, है ना? तो ये है, तो ये डिफर क्यों होते हैं? सर्टेन कंपोनेंट ऑफर एंड इजी पाथ टू फ्लो द करंट वाइल द अदर रेजिस्टेंस। तो कुछ तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इजीली करंट को फ्लो होने देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इजीली करंट को फ्लो होने नहीं देते। तो जो करंट को फ्लो होने नहीं देते उन्हें कहते हैं बेटा रेजिस्टेंस, और जो इजीली करंट को फ्लो होने देते हैं उन्हें कहते हैं कंडक्टर, गुड कंडक्टर। समझ गए? अब देखो, जिस वायर से करंट बहुत इजीली फ्लो हो जाएगा उसे कहेंगे लेस रेजिस्टेंस है उसमें, और जिस कंडक्टर से वायर करंट बहुत कम फ्लो होगा उसे कहेंगे वो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। समझ आया? क्या क्या क्या? सुना करो बेटा अच्छे से, आप छेड़ते ज़्यादा हो चीज़ों को, लैपटॉप को। देखो, अगर अगर आपका अगर आपका करंट बहुत अच्छे से फ्लो हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कम है, और अगर करंट आपका अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उस मेटल का, ठीक है? नोट डाउन कर लिया करो इन चीज़ों को, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में आती हैं। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट constitutes an electric current। The electrons, however, are not completely free to move within the conductor. They are resisted by the attraction of the atoms among which they are moved। अब देखो ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वाले, जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो जिस कंडक्टर से फ्री हो रहे हैं
वो उनको रिस्ट्रेंट करते हैं आगे फ्लो होने के लिए। जैसे एक करंट किसी वायर के अंदर से फ्लो हो रहा है, तो वायर उस करंट को फ्लो होने से रोकता है। ये वायर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना रोक पाता है। कुछ वायर नहीं रोक पाती, इसीलिए वो गुड कंडक्टर होती है, और कुछ वायर करंट को रोक देती हैं, इसीलिए वो पुअर कंडक्टर होती हैं। समझ गए? The motion of electrons through a conductor is retarded by the resistance. रिटार्डेड का मतलब होता है बेटा रिड्यूस करना, अरे रोकना। क्या? A component of given size that offer a low resistance is a good conductor. अब जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा उसे कहते हैं बेटा गुड कंडक्टर, और जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है उसे कहते हैं बैड कंडक्टर। ठीक है? पुअर कंडक्टर। ठीक है? बस यही चीज है। और जो बिल्कुल भी जाने नहीं देते करंट को उन्हें कहते हैं इंसुलेटर। क्या कहते हैं? जैसे इंसुलेटर होते हैं आपके प्लास्टिक्स वगैरह। ठीक है? वो करंट को जाने ही नहीं देती, फ्लो ही नहीं होने देती। समझ आया? आपका इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया आपका ओम्स लॉ तक।